बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज अवाम से रब्ता किया और अवाम से रब्ते के दौरान उन्होंने चंद बड़ी अहम बातें कही हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि जो गुर्बत है, जो महंगाई है और मुल्क के अंदर बढ़ती हुई महंगाई उन्हें सोने नहीं देती, वो जागते रहते हैं। गोया जब घी की कीमत बढ़ गई और रोटी की कीमत बढ़ी, गंदम की कीमत बढ़ी, हर चीज़ महंगी हो गई, आम आदमी मुश्किलात का शिकार हुआ और इसका दुख खान साहब को इतना है कि उन्हें रात को नींद नहीं आती। वो जाग तो लेते हैं लेकिन इन कीमतों को कंट्रोल करने के लिए कोई इकदाम नहीं करते। ये कितना खूबसूरत सियासी नारा है कि मुल्क में महंगाई अरूज पर है, आम आदमी की ज़िंदगी मुश्किल हो चुकी है और किसी गरीब आदमी से पूछा जाए कि तुम अपने गुज़र औकात कैसे करते हो तो उसे पता चलता है कि वो बताता है कि बिजली कितनी महंगी है, गैस कितनी महंगी है और रोज़मर्रा की अशिया। अगर आप सिर्फ घी की कीमत को देख लें तो उसमें कितने 100% इजाफा हुआ है, ये शायद दुनिया के लिए हैरान कुन होगा। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब कहते हैं, वज़ीर उज़्मा होते हुए भी वो कहते हैं मैं सो नहीं पाता इस महंगाई की वजह से। इक़दाम कौन करेगा? वज़ीर-ए-आज़म जाग भी लें तो आवाम को इससे फ़ायदा क्या होगा? फिर साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म साहब ने धमकी भी लगा दी, अगर इक़्तिदार से मुझे बाहर निकाला गया या मैं इक़्तिदार से बाहर निकला तो फिर मैं सड़कों पर आऊँगा और मुखालफीन को सर छुपाने की जगह भी नहीं मिलेगी। गोया वो चाहते हैं कि इक़्तिदार उनके पास ही रहे, महंगाई बढ़ती रहे और वो रातों को जागते रहें। फिर साथ साथ मीडिया से गिला शिकवा भी उनका बड़ा खूबसूरत अंदाज में है। वो कहते हैं कि कुछ साफ़ी तो बड़े अच्छे हैं जो हुकूमत की कारकर्दगी को बयान करते हैं, लेकिन बाद साफ़ी ऐसे हैं जो मायूसी फैलाते हैं। ये मायूसी कौन फैलाता है? क्या हुकूमत से सवाल करना मायूसी फैलाना है? क्या हुकूमत से ये पूछना कि आप खुद दावा किया करते थे जब महंगाई होती है, जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं, जब टैक्स बढ़ते हैं तो आपके हुक्मरान चोर होते हैं? अगर आपसे ये पूछा जाए कि हजूर आजकल चोरी कौन कर रहा है, आजकल अगर टैक्सेस की भरमार है, तो फिर ऐसे सहाफ़ी जो है वो क्या खैर खा नहीं है आपके? और आपको अगर रास्ता सही दिखाना चाहते हैं तो आप उनको ना हुकूमत के हमायती समझते हैं, ना आप उनको दुरुस्त सहाफ़ी समझते हैं, बल्कि आप उन्हें मायूसी फैलाने वाला कहते हैं। फिर इसके साथ साथ इमरान खान साहब एक बात बड़ी खूबसूरत कहते हैं कि ये हुकूमत नहीं बल्कि अगले 5 साल भी वो पूरे करेंगे। गोया ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मुल्क के अंदर मैशत ख़राब भी हो, गवर्नेंस बेहतर ना भी हो, महंगाई बढ़ती भी रहे, बेरोज़गारी बढ़ती भी रहे, और जो मंशूर उन्होंने आवाम के सामने खुद रखा था, एक प्रोग्राम नहीं सैकड़ों प्रोग्राम्स किए जा सकते हैं उनके सिर्फ मंशूर के ऊपर, जो दावे इमरान खान साहब ने किए थे कि वो पूरे करेंगे, उसमें से दावे कितने पूरे हुए, क्या वो कुछ कर पाए, पूरी कौम जानती है। इसी का आज के प्रोग्राम में जायज़ा लेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म आवाम से बातचीत तो करते हैं और फिर साथ साथ ये भी कहते हैं कि ये बातें पार्लियामेंट में करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ अपोजिशन बोलने नहीं देती। अपोजिशन से वो बैठ के बात नहीं करना चाहते, पार्लियामेंट में अपोजिशन से बात नहीं करना चाहते, किसी सिक्योरिटी के हवाले से भी किसी इजलास में जाके वो अपोजिशन से मिलना नहीं चाहते, तो अपोजिशन फिर उनके साथ किस किस्म का ताउन करेगी, ये भी बड़ा अहम सवाल है। थोड़ा सा आपको सुनवा दें, वज़ीर-ए-आज़म साहब आज किस किस्म की धमकी लगा रहे थे कि अगर मुझे हुकूमत से बाहर मैं निकल आया तो मैं क्या करूँगा। या सुनिएगा वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आज हुकूमत से निकलने के बाद किस किस्म की धमकी दी है और किस को दी है। मैं आपको ज़रा खबरदार करना चाहता हूँ, अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया मैं आपके लिए ज़्यादा ख़तरनाक हूँ। अभी तक तो मैं चुप करके या ऑफिस में बैठा होता हूँ और तमाशे देख रहा होता हूँ। मैं अगर सड़कों पर निकला है ना तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी। ये जुमला तो आपने सुना, बराह रास्त भी वज़ीर-ए-आज़म साहब से सुना, लेकिन ये जुमला भी मैं आपको ज़रूर सुनवाना चाहता हूँ कि महंगाई की वजह से वज़ीर-ए-आज़म साहब को नींद नहीं आती, जागते रहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब जागें या सोएं, इससे आवाम को क्या लेना देना। हुकूमत से आवाम की एक ही तवक्को होती है कि वो मुल्क के अंदर महंगाई कंट्रोल करे और उनके अंदर जो नाजायज़ मुनाफा खोरी का उनके ऊपर एक अज़ाब मुसल्लत होता है उससे उनकी जान छुड़ाई जाए। इतनी महंगी बिजली, इतनी महंगी गैस अगर वो ख़रीदेंगे तो ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे। वज़ीर-ए-आज़म साहब जागते हैं, सुनिएगा कितने दुख दर्द से वो कह रहे हैं कि वो रात को सो नहीं पाते। सबसे बड़ा मेरे लिए अगर आप कहना कि एक चीज़ जो मुझे कई दफ़ा रातों को जगाती है वो सिर्फ महंगाई है। मेरे साथ मौजूद है सीनियर तज़ियाकार जनाब औरिया मकबूल जान साहब और उनके साथ जनाब सीनियर साफ़ी और तज़ियाकार अवैस तौहीद साहब, सीनियर साफ़ी तज़ियाकार जनाब नज़ीर लगारी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। अवैस तौहीद साहब, वज़ीर-ए-आज़म साहब को इस महंगाई की वजह से बड़ी तकलीफ़ है, वो इतनी तकलीफ़ है कि वो रात को सो नहीं पाते, जागते रहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म जागते भी रहें, आम आदमी को उससे क्या सरोकार है, वो सो भी जाएँ तब भी क्या सरोकार है। उससे तो ये है कि जो आज से
3 साल पहले जिस घी की कीमत, जिस ऑयल की कीमत 150 रुपये थी, उसे आज 400 रुपये से ऊपर मिलता है। उससे वज़ीर-ए-आज़म से क्या लेने देना कि वो आराम करें, सोएं, जागें, क्या करें? नसरत साहब शुक्रिया। आपने अपने जो तवील इब्तदा दिया है उसके अंदर सवालात के साथ काफ़ी सारे जवाबात भी दिए हैं। तो अगर आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की तकरीर को दूसरे ज़ाविये से देखें, मुझे ऐसा लगता है कि तीन जो उनकी ऑडियंस के अंदर तीन लोग थे या तीन कैंप्स थे जिनको ये सुनाना चाह रहे थे। एक तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जहां पर इस तरह की कैफियत है, बहुत सारे जो वोटर्स थे उनके नए वो काफी मायूस नजर आ रहे थे, उनकी तरफ से एक पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही थी इमरान खान साहब या उनकी तहरीक इंसाफ को। और जो मुल्क महंगाई के तूफान में घिरा हुआ है उसमें उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को ये बताया कि न सिर्फ इस टेन्योर में बल्कि अगले टेन्योर में भी वो रहेंगे। तो एक उनको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पे उन्होंने ये पैगाम दिया। दूसरी तरफ पीडीएम का जो इजलास हो रहा है 25 तारीख को, जिसके अंदर ये फैसला करना है हमारी बिखरी हुई, हमारी घबराई हुई अपोजिशन, कमजोर अपोजिशन के क्या करें, लॉन्ग मार्च करें पीपल्स पार्टी के साथ, इन हाउस तब्दीली की बात करें या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ जाएंगे, चेयरमैन सेनेट की तब्दीली की तरफ जाएं। उससे पहले उन्होंने एक सियासी वार किया है इमरान खान साहब ने कि उनको मुखातिब किया है और उनको फिर वही बयानिया दोहराया है कि जी वो चोर, डाकू, लुटेरे और उसकी क्या तफसीलात करें नसरत साहब। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है जिसका आपने भी साउंड बाइट सुनवाई, वो मेरे ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट की तरफ है और अपोजिशन की तरफ भी है। और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से खान साहब ने पैगाम दिया है उसी तरह नवाज शरीफ साहब ने, सिर्फ मुख्तसर सी मैं बात करूंगा, नवाज शरीफ साहब ने अपनी नाअहलियत की बात कहा था कि मुझे क्यों निकाला, और खान साहब ने कहा है कि अगर मुझे निकाला तो फिर मैं सड़कों पर आऊंगा। और फिर एक तरह से उन्होंने वार्न किया है और ये कंसर्न मौजूद है कि इमरान खान साहब अगर अपने टेन्योर से पहले अगर इस सेटअप जो है उसमें तब्दीली आई तो इमरान खान साहब ने बताया कि मैं क्या करूंगा। तो जाहिर बात है कि एस्टैब्लिशमेंट को भी पता है कि खजाना खाली है, मुल्क जो है गिरवी रखा हुआ है, IMF की टफ कंडीशंस हैं और इस अफगानिस्तान का मसला है, अमेरिका और चीन के दरमियान तवाज़ुन किस तरह बरकरार रखें वो मसाइल अलग हैं। तो उस दौरान अगर एक सियासी अदम इस्तेहकाम होता है तो उसके अंदर खान साहब ने एक पैगाम दिया, मजीद इंस्टेबिलिटी होगी अगर वो निकले। तो बहुत ही मैं समझ रहा हूँ कि अहम सियासी मैं इसको वार कहूँगा, पैगाम कहूँगा, लेकिन मसाइल वही के वही हैं। तो इमरान खान साहब की हुकूमत की मुश्किलात जो हैं मुझे नहीं लगता कि वो हाल हो जाएंगी। और ये मकबूल जान साहब, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की ये धमकी, ये उनको ख़बरदार करना कि अगर हुकूमत से निकला तो ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊँगा और मुखालफिन को सर छुपाने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। इमरान खान साहब पाकिस्तान की सियासी तारीख से वाकिफ़ नहीं है। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब निकले, फांसी लग गए, कुछ ना हुआ। मियाँ नवाज शरीफ साहब निकले, कहते रहे कि मुझे क्यों निकाला, GT रोड से आए, कुछ ना हुआ। क्या इमरान खान साहब इतने ताकतवर हो चुके हैं कि अगर वो इक़्तिदार से निकले तो फिर बहुत बड़ी तहरीक खड़ी कर देंगे? देखिए, जो बात कही है ना फैज़ तौहीद साहब ने, वो बहुत सही बात कही है। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जब निकला था ना तो इस मुल्क के ऊपर 2-3 अरब रुपए का कर्जा था। जिस वक्त बेनज़ीर हुकूमत पे आई है तो 17 अरब रुपए का कर्जा था और ये मुल्क मैनेजेबल था। लेकिन ये 34 साल जो गुजरे हैं ना, जिनमें से 7 साल आप परवेज़ मुशर्रफ के भी डाल लें, इसमें हम $1 21 अरब डॉलर का कर्जा है। ठीक, 101 डाल दें ना, डाल दें, 7 वो भी डाल दें, 34 में 7 वो भी डाल दें, 17 में उसका भी कंट्रीब्यूशन डाल दें इसमें, उसमें डालें तो 121 अरब रुपए का कर्जा, उस हिसाब से डालते जाएं। अरब का कर्जा है बाहर का और 204 अरब रुपए का कर्जा है आपका अंदरूनी। इस वक्त इमरान खान बाहर निकले ना तो एक ऐसा क्योस पैदा होगा, उसको वो जानता है। आपने 4764 अरब रुपए और ये सब सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं आपको एग्जैक्ट बता, मैं सर आपसे जानना ये चाह रहा हूँ कि इमरान खान साहब निकलेंगे, कितने लोग निकलेंगे? आपको याद होगा इस्लामाबाद का धरना चंद 100 लोग बैठे होते थे, मीडिया हाइप जरूर थी, लेकिन क्या इमरान खान साहब इस पोजीशन में है कि लाखों लोगों को लेके निकल सके? जब इमरान खान साहब डिबेटेबल नहीं थे, जब उनकी गवर्नेंस पूरी नहीं हुई थी, तब भी लोग तो लाखों नहीं निकले। नहीं, मैं वो बात ही नहीं कर रहा हूँ।
इमरान खान के जाने के बाद मुल्क कौन चलाएगा, ये बहुत बड़ा इशू है। 4,764 अरब का रेवेन्यू इकट्ठा किया आपने, निकलेगा कोई नहीं। ये कौम निकलने वाली होती है तो बहुत कुछ हो जाता, ये कौम कुछ नहीं करती। 2,741 अरब रुपया आपने दे दिया NFC अवार्ड में, 2023 पीछे बच गया अरब रुपया आपके पास, उसमें से 1480 अरब रुपया मजीद जमा हुआ आपका नॉन टैक्सेबल से, ये बन के 3,503 अरब आपके ने दे दिए। 2,749 कर्जे में 754 अरब रह गए, उसमें आपने चलानी है फौज, उसमें आपने चलानी है नेवी, उसमें आपने चलानी है एयरफोर्स, उसमें आपने चलाना है 110 तकरीबन बाहर के सफारत खाने, उसमें आपने चलाना है जनाब सारे का सारा रेंजर्स, आपने कोस्ट गार्ड, उसके बाद आपने चलाना है 25-30 एयरपोर्ट, उसमें आपने चलानी है रेलवे। मैं फेडरल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ सिर्फ। ये चलाएगा कौन, उसको पता है कि मैं इस वक्त मैं गाली जो ले रहा हूँ, कोई गाली लेने नहीं, किसी का बाप नहीं चला सकता जिस सतह पे मुल्क आ चुका हुआ है। असल मसला ये है, और यही वो थ्रेट करता है, उसको पता है कि मैं थ्रेट कर रहा हूँ, और मुझे पता है कि अब तो मैं गाली खा रहा हूँ। गाली आप क्या समझते हैं, इमरान खान के जाने के बाद कोई जर्नैल आगे बैठ जाएगा? तौबा तौबा, कोई नहीं आएगा। तो ये कौन आएगा इस वक्त इमरान खान के जाने के बाद, कौन समझ? और ये सब ये महंगाई से खान साहब को वाकई रात को नींद नहीं आती होगी, रात को सोते नहीं होंगे? ये तो उन्होंने ड्रामा मारा है ना। महंगाई कंट्रोल करना खालिसतन हुकूमत के हाथ में है। मैं बहैसियत एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, छोटे से अफसर आपको बात कर रहा हूं कि महंगाई जो है ये आज आर्टिफिशियल है, मसनूई है। आप खेत के ऊपर जाके, आप अपना नुसरत साहब आप सरगोदे के रहने वाले हैं, आप खेत में मूली का भाव देख रहे हैं, फिर सरगोदे की मार्केट में देख लें, फिर लाहौर की मार्केट में देख लें, अगर ये 5 गुना का ना फर्क हो, मेरा गिरबान पकड़ लीजिए, इतना ही फर्क है। मैं आपको बताऊं, मैं हैरान रह गया था, मैं जब चागी में था तो मैं अफगान महाजरीन के एक कैंप में चला गया, वहां गोश्त था वो कोयटा से सस्ता था, वो जो माल्टे किन्नू सरगोदा से लाते थे वहां सस्ते बेचते थे। मैंने कहा तुम करते कहते हो? कहता हमने तो मुनाफा नहीं ज्यादा लेते, वहां से मंगवाते हैं, सीधे ले लेते हैं। और ये सब ये चीजें खान साहब नहीं जानते हैं, ये चीजें सारी खान साहब के इल्म में नहीं है कि वो कह रहे हैं कि मैं तो महंगाई की वजह से रात को सो नहीं पाता हूं, इतना दुखी होता हूं। नहीं, उनको वो इसीलिए नहीं है तो सुबह सवेरे नींद आती है ना उनको, जब वो मीटिंग में बैठते हैं। अगर रात को सो जाए करें तो सुबह उनको पता होगा कौन सा ब्यूरोक्रेट उनको धोखा दे रहा है, कौन सा ब्यूरोक्रेट उनको ये कर रहा है। आप वो शेख रशीद जैसा बंदा कहता है कि मैं कीमतें लेके गया हूं और सारे झूठ बोल रहे थे। जब मुल्क में वज़ीर खजाना इमरान खान की कैबिनेट में झूठ बोल रहा हो कीमतों के बारे में, वहां क्या हो सकता है? मसला सारा यह है कि खान साहब ने कभी जिंदगी के अंदर आटा दाल भाव देखा हो तो तब है ना, कभी जाके चीजें खरीदी हो तो तब है ना। ठीक, असल मतलब ये है कि उनको देखे अब तक होना ही चाहिए था, इमरजेंसी लगवाए ना प्रेसिडेंट से, क्या क्या इमरजेंसी, और इमरजेंसी करके कहें कि डिप्टी कमिश्नर जो है वो उनको हम मजिस्ट्रेरियल इख्तियारात देते हैं, साथ साथ उनका प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट लगाएं, और आप एक मिनट के अंदर महंगाई कंट्रोल होती है। कोई करना नहीं चाहता। खान साहब को अगर वाकई नीयत ठीक हो तो ये नींद आने की जरूरत नहीं है, नींद बल्कि सोएं आराम से, सुबह काम करें, कहें मैंने काम कर दिया है, सुकून की नींद सोएं। नज़ीर लगारी साहब, अगर महंगाई की बात करें तो वज़ीर आज़म साहब तो फरमाते हैं कि मुझे रात को नींद नहीं आती, रात को सोता नहीं हूँ इस महंगाई की वजह से। ये बयान आवाम के ज़ख्मों पर मरहम रखने के लिए काफ़ी है कि जो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। अच्छा, ये जो रात भर सोने वाले होते हैं वो इस तरह से होते हैं, उनका अंदाज ये होता है, उनका कर्रोफर ये होता है, उनका तमतराक ये होता है, वो अपोजिशन के बारे में ये लहजा अख्तियार करते हैं, वो मीडिया के बारे में ये लहजा अख्तियार करते हैं, वो उनके अंदर जो रौनक भरी हुई है वो इस तरह की होती है, जो रात भर लोगों के दुखों में जागते हैं। ये कुछ चीज़ें कुछ इनके लिए बारे में आ जाती हैं, उनका ये हवाला बना लेते हैं और लोगों में घुमाना शुरू कर देते हैं। इनको पता है कि जो उनका महबूब रिसाला है उसने ये भी लिखा है कि दुनिया के 3 सबसे ज्यादा महंगाई का शिकार ममालिक में पाकिस्तान भी है और दुनिया का 3रा बड़ा महंगा मुल्क है। तो ये आज भी कहते हैं कि हम दुनिया का सबसे सस्ता, दुनिया भर में सबसे सस्ता मुल्क हम हैं। यार, दुनिया को हम सच्चा कहें या आपको सच्चा कहें? हम किसको कहें कि कौन झूठ बोल रहा है? जो दुनिया की मईशत पर नजर रखे हैं, जिनकी नब्ज पर हाथ है, जिन लोगों का और जिन कुव्वतों का जो सिस्टम चला रहे हैं, इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम चलाने वाले, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम वाले चलाने वाले कह रहे हैं कि अब दुनिया का 3रा महंगा मुल्क है
और आप लोगों को ये भाषण देते हैं कि हम दुनिया का अब तक का सस्ता तरीन मुल्क हैं। आप अपनी महंगाई का मुकाबला अमेरिका और बरतानिया और जो है वो दूसरे मुल्कों से, इस तरह के मुल्कों से करते हैं, और अपनी जो है वेजेस का मुकाबला आप सोमालिया के साथ करते हैं। आप जो है अपनी वेजेस का मुकाबला अफगानिस्तान और नेपाल के साथ करते हैं, वो भी हमसे बेहतर जा रहे हैं। यानी कि इस साउथ एशिया में 2-3 ममालिक पाकिस्तान से आगे चले गए हैं। इंडिया पीछे था, हमें मालूम है, हम सहाबत की जिंदगी में थे जब इंडिया हमसे बहुत पीछे था, बांग्लादेश हमसे बहुत पीछे था। और अब ये सूरत हाल है कि बांग्लादेश के 1 टके को हासिल करने के लिए एक जमाने में आपको 60s में डॉलर 2-2.5 रुपए का मिलता था, 3 रुपए का मिलता था, अब वो टका आपको मिलता है, जहाँ आप टके की भी औकात नहीं रहेगी। कमर्शियल ब्रेक प्रोग्राम में शामिल कर लें, वापस आते हैं। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदेद। इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अक्सर मीडिया से नाराज़ रहते हैं, नालां रहते हैं, इसका गिला शिकवा भी वो करते हुए नजर आते हैं। जब से उनकी हुकूमत आई तभी से उनको गिला शिकवा है। हुकूमत से पहले बड़े खुश होते थे मीडिया से कि मीडिया उनको हर वक्त दिखाता है, उनकी सारी तकारीर नशर करता है, घर से निकलते जलसा गाह में जाते अपनी कंपेन चलाते। लेकिन ये गिले शिकवे हुकूमत में आने के साथ ही शुरू हो गए थे। लेकिन अब तो वज़ीर-ए-आज़म साहब कहते हैं कि मुल्क के अंदर चंद ऐसे खुशकिस्मत साफ़ी हैं जो लोगों को इन्फॉर्म करते हैं और बाकी बदकिस्मती से मायूसी फैलाने वाले बड़े लोग हैं। खान साहब ने मीडिया के हवाले से क्या कहा वैसे तो ये सब से सुनिएगा, फिर मैं आपका इस पर तबसरा चाहूँगा। हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास एक ऐसी भी जर्नलिज्म है जो कि बड़ा लोगों को इन्फॉर्म करती है, लोगों को आगाह करती है मुल्क के सूरत हाल से। लेकिन बदकिस्मती से ऐसे भी हैं जो सारा वक्त मायूसी फैला देते हैं। मैं अपने सहाफ़ियों से चाहता हूँ कि देखिए इतनी मायूसी कई दफ़ा फैला देते हैं कि वो लोग बेचारे समझते हैं कि ये तो मुल्क आज गया तो कल गया, और इसके अंदर मीडिया में लोग बैठे हुए हैं। अफसोस से कहना पड़ता है कि वो इनके साथ मिल के मुसलसल मायूसी फैला रहे हैं। तो इनसे मैं आज ये पूछता हूँ कि इसका क्या जवाब है कि आपने तो जो जिस तरह की मायूसी फैलाई है, बताएं कि ये ग्रोथ रेट 5.37% की कैसे हुई है? और ये हम नहीं कह रहे, ये वर्ल्ड बैंक कह रहा है। तो वैसे सब ये खुशकिस्मत साफ़ी कौन से हैं जो सही तरीके से इंफॉर्मेशन देते हैं, बाकी मायूसी फैलाने वाले कौन हैं? ये खान साहब को सवाल करने वाले, उनसे पूछने वाले कि खान साहब ये मुल्क के अंदर महंगाई है, ये बेरोज़गारी है, या अपनी ही बातों पर अमल दरामद नहीं कर रहे, वो मायूसी फैलाना होता है? नसरुल्लाह साहब, बदकिस्मती से ये बदलता हुआ जो चेहरा है और बदलता हुआ रवैया है वो हमने खुद देखा है, माशरे के अंदर भी, मीडिया के अंदर भी, और इख्तिदार में जो लोग रहते हैं उनके रवैयों में भी। हम और आप सहाफत करते रहे हैं, मुशर्रफ साहब के ज़माने में भी, नवाज शरीफ साहब के ज़माने में भी, बेनजीर साहबा के ज़माने में भी, और अपने सीनियर से सुना है जियाउल्लाह साहब की सेंसरशिप, और उससे पहले भुट्टो साहब की जो हुकूमत थी, सारे हुक्मरानों को अपनी तारीफ पसंद है, ये बात तो तय है। शहंशाह ईरान जो है उनको इस्लामिक रेवोल्यूशन जो खुमैनी साहब का था उससे 2 रोज पहले तक ये अंदाजा नहीं था कि उनकी हुकूमत जाने वाली है। वो कहते हैं नीचे आग लगे हुए शोले देखे तो उन्होंने अपने अखबारियों से साथ में पूछा कि ये क्या हमारे सपोर्टर्स इस्लामिक रेवोल्यूशनरीज के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं? तो इख्तिदार में रहने के बाद जो आंख और कान होते हैं उनके दरबारी होते हैं, और आजकल तर्जुमानों की एक पूरी फौज है, और जो जिस बदतमीजी और बदतहजीबी का एक रवैया अपनाया हुआ है वो एक अफसोसनाक बात है। इससे पहले भी हमने देखा, लेकिन बर्दाश्त का मादा माजी की हुकूमतों में कहीं ना कहीं आपने रवैयों में देखा है। नवाज शरीफ साहब को भी तारीफ अपनी पसंद थी, बुराई करने वाले वो भी उनके दरबार से अलग रहते थे, और मुशाहिद हुसैन साहब इतने पढ़े लिखे आदमी उनके साथ होते थे, मैंने तो खुद अपनी आंखों से देखा और आपने भी देखा होगा। और वो चंगा कीता मियां साहब करते हैं, और इस वक्त हो सकता है मरियम साहिबा के साथ भी यही रवैया तैयार किया हो। इमरान खान साहब को बिल्कुल बुराई जो है तनकीद नहीं पसंद, और उनके सारे हवारी और यही कहते हैं कि आपकी हुकूमत बहुत अच्छी जा रही है, सारे जो इंडिकेटर्स हैं वो बहुत अच्छे जा रहे हैं। ये एक नया ट्रेंड है बदकिस्मती से। और वो नसरुल्लाह साहब 1 मिनट मुझे दीजिएगा, जी जी,
अमेरिका के अंदर ट्रंप के दौरे हुकूमत के अंदर, इसी तरीके से हमने देखा ब्राजील के अंदर, इसी तरीके से देखा हमने हंगरी के अंदर, इसी तरह देखा हमने इंडिया के अंदर, इसी तरह हम देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर कि एक हुक्मरानों का एक सियासी जो डोमेन है उसके अंदर एक नया पहलू है कि आइदर यू आर विद अस और यू आर अगेंस्ट अस। कि अगर नून लीग की तनकीद करें तो वो कहें पीटीआई के पिट्ठू, और पीटीआई की तनकीद करें तो वो कहें कि आप नून लीग के पेरोल पर हैं। ये पहले नहीं रवैया था। तो और सवाल पूछना जो है वो इस माशरे के अंदर मसला है। सवाल किससे पूछा जाता है? सवाल हुकूमत से पूछा जाता है ताकतवर से। तो ताकतवर अगर नाराज है तो मैं और आप तो कमजोर हैं, अगर हम तो लेकिन रहेंगे यही अपनी कमजोरी के उससे भी और अपनी ताकत के साथ भी। हमने तो इसी पाकिस्तान में रहना है, इसी धरती पे रहना है। इख्तदार में जो लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, चाहे वो इदारे हों, चाहे वो हुक्मरान हो, चाहे सियासी सरबराहान हो, नून लीग के पीपल्स पार्टी के, उनको ये समझना चाहिए कि तनकीद जिस माशरे में नहीं होगी उसकी तरवीज भी नहीं होगी और आगे नहीं जाएगा। बाकी मर्जी खान साहब की वो और हमें तनकीद करते रहे हम पर। नज़ीर लगारी साहब, ये बताइएगा कि जो मीडिया में खुशकिस्मत लोग कौन कौन से हैं जिन्हें खान साहब कह रहे हैं कि वो बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं और मायूसी फैलाने वाले, ये कौन लोग हैं? खान साहब को कौन से लोग खुशकिस्मत और मायूस कौन से लगते हैं? वो हम जैसे लोगों के बारे में कहते हैं और उनका ख्याल ये होता है कि हम क्योंकि उनके नुक्ता नज़र को दुरुस्त नहीं समझते, उनके तर्ज अमल को दुरुस्त नहीं समझते, उनके गवर्नेंस को दुरुस्त नहीं समझते और उनके अब तक के जितने कारनामे हैं उनको दुरुस्त नहीं समझते हैं, जिनको वो कारनामे समझते हैं। तो हम तो वो लोग हैं जो रांदाए दरगाह हैं और हम किसी दरबार में और किसी सरकार में जाकर हाजिर नहीं होते हैं। हमें वो वैसा ही समझते हैं वो। और बहुत से लोग ऐसे हैं कि गालियां खा के भी बेमजा ना हुआ, ऐसे भी मौजूद हैं जिनको गालियां पड़ती हैं और फिर उसके बाद जाकर सीने से लगाते हैं उनको और उनके साथ बहुत मोहब्बत होती है उनकी। वो ख़ास माइंड सेट है और ये माइंड सेट जो है वो पाकिस्तान की सियासत में, जैसे अवैस तौहीद साहब कह रहे थे कि एक नया माइंड सेट यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ है जिसके अंदर एक जाहिलाना अथॉरिटेरियनिज्म है और जाहिलाना खुदनुमाई है और जाहिलाना करोफर है। और वो जितने लोग भी इस तरह के वो एक बेहतरीन किस्म का एक चीज़ तैयार करते हैं, कुश्ता तैयार करते हैं और उनको वो सुझा देते हैं कि जनाब आप तो बस कायदे आज़म के बाद तो आप ही हैं। और वो बेचारे अगर कुछ होते, मैं कहता हूँ कि अगर कुछ होते तो कमाल हो जाता। वो उनको कोई ताल्लुक नहीं है कि एक पढ़ा लिखा होना चाहिए, एक को उसको अपडेटेड होना चाहिए, उसको जदीद अहद का मालूम होना चाहिए, जदीद अहद के तकाज़ों का इल्म होना चाहिए और उसको सियासत का इल्म होना चाहिए, उसको तारीख का इल्म होना चाहिए, उसको तारीख का वजदान होना चाहिए। हमारे वज़ीर आज़म इन तमाम खूबियों से वो उनको ये पता है कि बॉलिंग कैसी की जाती है और बाल को किस तरह से घुमाया जाता है और फास्ट बॉलिंग में कौन सा तरीका अख्तियार किया जाता है और बैटिंग में कौन सा तरीका अख्तियार, ये चीज़ें इनको मालूम है, अच्छी तरह से मालूम है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है। सियासत उनका खेल नहीं है। उनके नाम पर जो कुछ छपता रहा है एक ज़माने में और आर्टिकल छपा करते, जैसे दानिशवर आज़म है, हमें मालूम है कि कौन लिखता थे और जो इनके लिए फ्रंटमैन बने हुए थे वो बेचारे कुछ इस दुनिया में नहीं रहे हैं, कुछ इस दुनिया में हैं, लेकिन बहरहाल एक दानिशवर तैयार किया गया 22 साल में जिसने आखिर में ये हाल करना था मुल्क का। मेरी एक इंतहाई आजिज़ाना गुजारिश है इस मुल्क के ताकत के मराकज़ के साथ, बहुत ही आजिज़ाना गुजारिश है कि जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, अगर वो पाकिस्तान के रियासत के तकाज़ों को, रियासत की अहमियत को, रियासत के वजूद को और रियासत के जोग्राफियों को अपनी ज़ात से ज़्यादा बरतर नहीं समझते तो फिर नुकसानात होते हैं और होते रहे। और ये मकबूल जान साहब, आप खुशकिस्मत साफ़ी हैं या आप जो हैं वो मायूसी फैलाने वालों में से हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं तो बुनियादी तौर पर समझता हूँ कि साफ़ी वो होता है जो सच बोलता है और सिंपल सी बात है, अगर मायूसी है तो उसे मायूसी बतानी ही चाहिए, इसलिए कि जब तक आप मायूसी नहीं बताएंगे उसको आप ठीक नहीं कर सकेंगे। मुझे ये समझ नहीं आती खान साहब को कि आप मुझे ये बताइए कि आज तक कभी खान साहब के मुकाबले में किसी भी चैनल ने किसी बंदे को निजात दहिंदा बना के पेश किया है?
क्या किसी ने नवाज शरीफ को निजात दंदा बना के पेश किया है? क्या किसी ने फजल रहमान को बना के पेश किया है? क्या किसी ने बिलावल को पेश किया है? जितनी तनकीद खान साहब पे होती है उसके बराबर की तनकीद अपोजिशन पे भी होती है और मुस्तकिल हो रही है। कहा जाता है कि इससे बुरी अपोजिशन कभी मिली ही नहीं किसी को। आप खुद सोचें, देखें, लेकिन मसला यह है कि खान साहब के नखरे खत्म नहीं होते। आप खुद सोचें कि खान साहब जिस वक्त अपोजिशन में थे तो खान साहब को तो निजात दहिंदा बताया जाता था। खान साहब को तो ये कहा जाता था कि ये आगे तो पता नहीं मुल्क में क्या से क्या हो जाएगा। और सबसे बड़ा बात अब देखिए, छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ। ये धरना चल रहा है उसका जमात इस्लामी का कराची के अंदर, उनका और अपना मुकाबला कर ले। जब आपका धरना चल रहा था तो मीडिया क्या कर रहा था और ये धरना चल रहा था मीडिया क्या कर रहा है। 24 घंटे आपको मीडिया दिखा रहा था। आप खाली रोस्टर उसके ऊपर कंटेनर पे खाली चल रहे होते थे धूप के अंदर, वो मीडिया आपको ऐसे दिखाता था जैसे आप रैंप पे चल रहे हैं। ये मसला नहीं है। मसला सारा ये है कि हर तरह का लोग होते हैं। और दूसरी बात मैं एक बात बताऊं कि आज रेटिंग के दौर में किसी पॉपुलर आदमी के खिलाफ बोल के अपने प्रोग्राम खराब करने का कोई रिस्क ले ही नहीं सकता। मसला साहब, आप वाकई अगर पॉपुलर हों और लोग जो है आपके खिलाफ बात सुनना ना चाहें तो अगले दिन मीडिया के अंदर वो बंदा जो है अनपॉपुलर किस्म का शख्स हो जाए। ठीक, असल मसला जो यही जोम होता है। नजर लगारी साहब ने कहा जोम याहिया खान का, जोम भुट्टो को भी था, जोम नवाज शरीफ को भी था, इन लोगों को भी जोम था। वो भी कहते थे हमारा नहीं रहेगा। ठीक है, उसके बाद उनकी लेगेसी चली, बहुत हर एक की चलती रहती है, किसी न किसी की चलती रहती है। जो भी होता है इक़्तिदार पे आता है, खा वो जमहूरियत वाला हो, खा वो उसका वाला हो, अमरीत वाला, हर बंदा इस कुर्सी पे घूमता हुआ मैंने देखा है। हर दौर के अंदर जुल्म हुआ है, हर दौर के अंदर मुखालफिन के गले काटे गए हैं, हर दौर के अंदर तो इस मुल्क की किस्मत ही अजीबो गरीब सी हो गई हुई है। और यही खान साहब का हाल है। और ये साहब खान साहब तो कहते हैं मैं बड़ा मकबूल हूँ, बड़ा पॉपुलर हूँ, अगले 5 साल भी मेरे हैं। एक ब्रेक लिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इसमें पूछते हैं कि वाकई इतने पॉपुलर हैं। पुराम एक बार फिर खुश आमदीद बहस। तो ये सब बड़ा मुख्तसर वक्त बचा है पुराम के लिए। मैं आपसे बड़ा शॉर्ट कमेंट चाहूँगा। जो खान साहब कह रहे हैं कि ये हुकूमत भी मुद्दत पूरी करेगी, अगले 5 साल भी मेरे ही हैं इस वक्त। और ये मकबूल जान साहब कहते हैं कि अगर वो इतने ही पॉपुलर होते तो लोग उनके खिलाफ बात करके अपने जो जर्नलिस्ट हैं, जो एंकर्स हैं, वो क्यों ऐसा अपने खिलाफ लोगों को करते? नहीं, ये तो खैर बड़ी लंबी बहस है और हमने बिगाड़ देखा है। खुद चैनल्स की सरबराही की है, आपने सरबराही की है। ये तो एक लंबी बहस है। और मुशर्रफ साहब के आउस्टर के बाद जो मीडिया का बिगाड़ हुआ है और जो स्टेट रन मीडिया है उसके अंदर आपकी जो सारी लाइफलाइन है वो आती है रियासती इदारे, गवर्नमेंट के इदारे या कॉर्पोरेट सेक्टर से। तो वो जो फाइनेंशियल सप्लाई लाइन है उस पर हुक्मरान अगर पैर रख दे तो आपका दम घुटता नजर आएगा और एक कंट्रोल आपको मीडिया नजर आ रहा है। इसी वजह से जो खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, देखिए 70 की दिहाई 80 की दिहाई जब लोग लाखों की तादाद में निकलते थे, हमने भी बचपन में वो जलसे देखे हैं। वो अब वो जमाना नहीं है और पूरी दुनिया में ऐसा जमाना नहीं है एक तरह से बाय एंड लार्ज, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, डिजिटल वर्ल्ड का जमाना है। कितने लोग निकलेंगे और क्या होगा? सोशल मीडिया पे लोग कहते हैं बस फेसबुक पे देख लिया, सोशल मीडिया पे देख लिया, दैट्स मोर देन इनफ। बात यह है कि पाकिस्तान के अवाम से, रियासत का, हुक्मरानों का, चाहे माजी की हुकूमतें हों या इस वक्त की हुकूमत हो, उसका राब्ता क्या है, उसका एतमाद की कॉर्ड कहाँ पर है? अगर डील करने के लिए ये एस्टेब्लिशमेंट के बजाय अवाम से डील करें तो बहुत बेहतरी आए इस मुल्क के अंदर, रियासत के अंदर। असल तस्वीर तो बताएं आपने करना क्या है। आपके कॉल दूसरे हैं, फेल दूसरे हैं। आप चाइना के साथ जा रहे हैं, आप अमेरिका के साथ जा रहे हैं, आप अफगानिस्तान के साथ क्या ताल्लुकात रख रहे हैं, आप IMF की शराइत क्या रख रहे हैं, किससे प्रोटेस्ट करवा रहे हैं, किससे हिमायत करवा रहे हैं। अगले 5 साल भी खान साहब के हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहरान वाला जो साल है ये रहेगा और मुझे ये हुकूमत जाती हुई नजर नहीं आती। उसके मुख्तसर मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी सियासी जो पार्टी है वो ऐसे में लेना क्यों चाहेगी, ये तख्त कबूल क्यों करना चाहेगी? बहुत सारे मसाइल हैं और अभी मसाइल और आएंगे। बजट का मसला होगा, उसके बाद
सरबराही का, जो चीफ की सरबराही का, आर्मी की चीफ की सरबराही का मसला होगा, वो मीडिया की जीनत बनेगा। वो फिर मुशीरान वज़रा और दूसरे सियासी रहनुमा उस पर बयानबाजी करेंगे, वो एक इशू बनेगा। उसके बाद जो है आप देखेंगे काजी फायद ईसा साहब नेक्स्ट चीफ है, उसके बाद अगले फिर लिस्टें बनेंगी, इलेक्टोरल लिस्ट बनेंगी। तो ये फिर इलेक्शन का साल होएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये इनडिसाइसिव जो अपोजिशन जमाते हैं वो इस वक्त बहुत ज्यादा जिटरी हैं, घबराई हुई हैं कि कहां से सिग्नल आएगा, मुस्बत होगा नहीं होगा, न्यूट्रल होगा नहीं होगा। तो बहुत कुछ इंतजार के अंदर ही वक्त गुजरता जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि खान साहब के लिए भी बड़ा क्रूशल ये टाइम है, क्योंकि उन्हें अगले इंतखाब के अंदर ये 1.5 साल के अंदर ऐसा बयानिया बनाना पड़ेगा जिससे वो अवाम का एतमाद जीत सके या वोट जीत सके। और इसी तरीके से अपोजिशन जमातें अगर अभी हुकूमत को गिरा देती हैं फॉर एग्जाम्पल मफरूजे की बुनियाद पे, तो फिर वो अगले साल क्या बयानियां लेके जाएंगे? मसाइल तो हल नहीं कर पाएंगे। मसाइल बहुत गंभीर है, आपका खजाना खाली है, आपकी झोली में पैसे नहीं है और उसके लिए आपको अपने आप को गिरवी रखना पड़ रहा है। तो जब तक आप ये हकीकत अवाम के सामने नहीं रखेंगे, स्ट्रक्चर चेंजेस नहीं करेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं करेंगे, इकोनॉमी को बेहतर नहीं करेंगे, तो खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी भी बनाने में आप कामयाब नहीं हो सकते। तो ये जियो स्ट्रेटेजिक, जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमिक्स का सफर जो है वो कांटों का सफर, बहुत मुश्किल सफर है सियासत के लिए, हम सब के लिए। नज़ीर लगारी साहब, ये जो धमकी लगाई वज़ीर आज़म ने आज कि जी अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल आया तो आपके लिए, अपोजिशन के लिए ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊंगा, उन्हें सड़कों पर मैं निकला तो अपोजिशन को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। ये खुशगुमानियाँ होती हैं लोगों को, वो सोचते हैं। याह्या खान का ये ख्याल था कि मैं इतना मकबूल हूँ कि मेरी मकबूलियत का कोई पैमाना ही नहीं है। और जो आस पास बैठे होते हैं वो उनको बताते हैं सर आप जैसा मकबूल तो कोई है ही। ये जो भाड़े के तालियां बजाने वाले मिलते हैं, इनका ख्याल ये होता है कि यही अवाम है। वो अवाम नहीं होते हैं। अवाम वो हैं जो पिस रहे हैं, जो कुचले जा रहे हैं और जिनके सांस जो है जिस नाली से आ रही वो सांस सुकड़ती जा रही। अवाम वो हैं कि जिनको आटा नहीं मिलता है, जिनको घी नहीं मिलता है, वो हैं जिनके बच्चों के लिए दूध नहीं है और वो दूध इतना महंगा हो गया है कि उनकी रसाई में नहीं है। और ये अपने आप को समझ रहे हैं कि मैं तो अवाम निकलूंगा तो अवाम, वो तो मुझे हैरत होती है। ये इतनी मकबूलियत का दावा तो वो करते हैं जो अपने वक्त में कभी उनकी तस्वीरें डाली गई थी कुछ लोगों के गले में, कुछ चीजों के गले में, और वो समझ रहे थे कि हम मकबूल हैं। मकबूलियत का दावा था ज़ियाउल हक को, मकबूलियत का दावा था 2 मुट्ठियां ऊपर बुलंद करके हवा में लहराने वाले को, और मकबूलियत का दावा था याह्या खान को, मकबूलियत का दावा था फील्ड मार्शल को, जो बहुत बड़ा अपने आप को समझता था कि मैं बहुत खरोखर वाला। लेकिन वो मालूम हुआ कि खाक भी नहीं थे, कोई उनका दिन भी नहीं मनाता है, कोई उनको याद भी नहीं करता है, कोई याद नहीं। इस दौर में आ गए हैं, इनका इक़्तिदार तो यूं भी अपनी ही इस्टेब्लिशमेंट का तो 3 साल भी नहीं चलने देना चाहिए। अब इनकी मर्जी है, चाहे वो कितना। और पाकिस्तान के वजूद, रियासत के वजूद, रियासत के जोग्राफिया के तकद्दुस की कीमत पर अगर आप इनको चलाना चाहते हैं, मजीद चलाएं। फिर उसके बाद कोई अगर तकद्दुस न रहे, अगर खुदा ना खास्ता रियासत कैसे होती है, रियासत को तो इस तरह की जो शदीद किस्म की खुद पसंदी और अनान थी, उसने तो रियासत को तबाह किया है। और या मकबूल जान साहब, अगले 5 साल भी खान साहब के, ये खुशफहमी है खान साहब को? देखिए, मैं बात उनकी है कि अगला 5 साल नहीं, ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अगले मार्च के बाद ये तय करना है कि आपने खाना कहाँ से है। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान जिस तरह की सूरत हाल पर पहुँच चुका हुआ है, आज दुनिया के अखबार ये कह रहे हैं कि रात को जो PLA थी, जो उसकी थी, उन्होंने वहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के अंदर वो बेसिक बुनियादी सरहद का 11 मील का इलाका कब्जा कर लिया हुआ है। और चाइना जो है अपने फुल उस बूम पे है और समझता है कि पाकिस्तान कोई फैसला करे जल्द से जल्द। उधर से अमेरिका समझता है कि हमने फैसला करवाना है किसी और तरफ एक सिमत का। हमने मार्च अप्रैल के अंदर अंदर ये फैसला कर लेना है, वरना आपको कर्जों के चक्कर में या तो आप डिफॉल्ट हो जाएंगे, या दुनिया आप पे चढ़ दौड़ेगी, या आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो एट स्टेक आ जाएगा। खान साहब की इस वक्त डिसीजन मेकिंग के अंदर सिर्फ एक सिंबॉलिक हैसियत रह गई हुई है
क्या बदला जाएगा क्या नहीं बदला जाएगा, ये सारे गेम्स ये उस वक्त होंगे जब आपको कुछ खाने को कुछ होगा। ये इलेक्शन, मेंबरी, सुप्रीम कोर्ट, दूसरी चीजें, ये फौज, ये DHQ, ये कुछ भी नहीं है। मैंने आपको बताया ना 754 अरब रुपया है आपके पास टोटल इस वक्त, और अगले साल ये 600 के से भी कम रह जाएगा। लेकिन क्या करेंगे आप? फिर ये खुशफहमी लगती है आपको, खुशफहमी लगती है इमरान खान साहब को कि वो अगली हुकूमत क्यों नहीं की होगी? बहुत बड़ी खुशफहमी, बहुत बड़ी। इमरान खान साहब बुनियादी तौर पर खुशफहम है असल में। अगर जब जवान होते तो समझते कि हर साल मैं वर्ल्ड कप जीतूंगा। और ये मकबूल जान साहब, नज़ीर लगारी साहब, अवैस तोई साहब, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये आज का पूरा, अगले आइंदा जुमे रात 10:05 पर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।